नमस्कार साथियों, जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, 3 क्लास हमने डाल दी है बोर्ड परीक्षा के माध्यम से। जो इम्पोर्टेंट पर्सन बन रहे हैं कक्षा 10 के, आज हमारी क्लास चौथी रहेगी, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 4 का अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर 4 नंबर की जो प्रश्नावली है, ये एक तो आएगा इसमें रिक्त स्थान और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी 3 नंबर का एक सवाल और आएगा। तो किस तरह के इनमें सवाल बनते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से आप मन लगाकर पढ़ाई करें। पहला जो सवाल है वो है ax² + bx + c = 0। ये आपके जो द्विघात समीकरण है इसका मानक रूप होता है। मानक रूप बोलो या व्यापक रूप बोलो। अब आपको इसे पूछा गया है कि इसके मूल वास्तविक व बराबर होंगे यदि। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि वास्तविक और बराबर कब होते हैं मूल। देखिए, ये जो समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये जो होता है हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? ये व्यापक रूप होता है। और जब आपसे मान लो ये भी पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का स्थान दे दे, तो इसमें आपको लिखना है ax² + bx + c = 0। अब आपको ये पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति के बारे में देखो। थोड़ा सा मैं क्लियर से कर देता हूँ। मूलों की प्रकृति कैसे जांच करते हैं हम। मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए हम निकालते हैं विभक्तिकर, जिसको हम d से दर्शाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। यदि देखो, इसमें 3 शर्तें हैं। यदि हमारे जो d है वो बराबर आ जाए 0 के, d क्या हो? 0 के बराबर हो, तो हमारे जो मूल है वो वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। क्लियर? d का मान कैसे निकालोगे आप? इस फॉर्मूले में रखकर b² - 4ac। अगर इसमें मान रखकर आप समीकरण के हल करोगे तो मूल क्या होगा? मूल आपके वास्तविक और बराबर होंगे। दूसरी जो कंडीशन होती है कि यदि d का जो मान है वो 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा आ जाए, तो इसमें जो मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी कंडीशन है यदि d का मान छोटा हो 0 से, यानी माइनस में आ जाए, तो इसमें जो मूल है वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। क्लियर? यानी अगर इसमें d का मान, आपका जो विभक्तिकर है वो 0 से छोटा आ जाए, तो मूल निकलेंगे नहीं, इसमें मूल काल्पनिक आएंगे, समीकरण हल ही नहीं होगा उसमें। ठीक है? देखो, तो हमारे पास पहला सवाल था कि इसके जो मान है वो मूल है वो वास्तविक और बराबर कब होंगे। तो पहले का जो उत्तर होगा, इधर देखो, वास्तविक और बराबर कब होंगे? जब हमारे पास d का मान क्या हो? 0। यानी हम लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। इसका जो राइट आंसर होगा वो b² - 4ac = 0। दूसरा सवाल है समीकरण 2x² + 3x + 5 = 0। इसके हमें मूलों का योग बताना है। अब आपने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी होगी द्विघात समीकरण वाली, द्विघात बहुपद वाली। ये द्विघात बहुपद में आपने शून्य के निकाले थे, तो शून्य के निकालने के लिए हम वही x का मान ज्ञात करते थे। तो वैसे ही इसमें आपको पूछा गया है कि जो समीकरण है इसमें आपको मूलों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मूलों का योग। अब द्विघात बहुपद में आप निकालते थे -b/a से मूलों का योग, तो इसमें समीकरण शून्य जो निकालते थे वही इसमें मूलों का।
तो देखो माइनस बी बटा ए। अब हम इसकी तुलना करेंगे, अभी जो व्यापक समीकरण पढ़ा था ना हमने, उसमें देखो एक्स स्क्वायर होता है, देखो एक बार तुलना करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इन दोनों की तुलना करें हम तो इनसे क्या निकल के आता है, देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ए की जगह क्या है 2, यानी ए का मान हो गया 2। फिर बात करें हम एक्स, देखो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, ऊपर तो बी है, यहाँ पर 3 है, यानी बी का मान होगा 3। और सी जो है वो अचर संख्या है जिसके साथ एक्स नहीं होगा, तो यहाँ पर सी का जो मान है वो होगा 5। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह प्लस के है या माइनस के। अब हम निकाले इसमें मूलों का योग, मूलों का योग ये होगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2, तो हमारा जो मूलों का योग होगा वो क्या होगा -3 बटा 2। तीसरे सवाल पर आते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, इसके मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल वो होता है आपके c बटा ए। अब देखो c का मान निकालेंगे हम, c का मान है यहाँ पर -3 और a का मान है, इसका एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, तो 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -3। क्लियर। चौथा क्वेश्चन है, यदि d जो है वो छोटा है 0 से या 0 d से बड़ा है। एक तरह से आप समझो कि यदि d छोटा है 0 से तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसे होगी, अभी आपको बताया था मैंने, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी या अवास्तविक बोल सकते हो आप, काल्पनिक या अवास्तविक। पांचवा है वियुक्तिगत d बराबर का स्थान होता है, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पांचवें सवाल का जो आंसर होगा का स्थान में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। छठा सवाल है, देखो छठा सवाल है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 30 बराबर 0 के हल होंगे। अब आपको इसमें हल पूछा गया है कि इसके हल कैसे होंगे, प्रकृति पूछी गई मूलों की, है ना, तो इसके आप प्रकृति भी बता सकते हो और इसका हल भी निकाल सकते हो। तो हल निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो जैसे देखो मान लो 5x स्क्वायर है, 30 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, फिर 5 का पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 30 बटा 5 और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6, 5 का भाग देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस ये 6। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो प्लस माइनस 6 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात समीकरण, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा। देखिए जब आपको पता है भाई इसके दोनों मूल बराबर है, तो मूल बराबर तो हमने प्रकृति पढ़ ली कि प्रकृति में हमने पढ़ा था कि यदि d का मान जो है वो 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल जो होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि मूल जो है बराबर है, तो मूल बराबर होने की जो शर्त है, यानी बात करते हैं हम कंडीशन की, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसे मान रखेंगे आप, तो b का मान कितना है यहाँ पर माइनस के, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है
और सी का मान 5 है बराबर 0। के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस का 4 दूनी 8, 8 दूनी 40 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 40 और के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 40। 40 के हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा 20, 10, 5, 5, 1, यानी इनका जोड़ा बन रहा है तो 2 और ये हो जाएगा 2 5 10। तो ये हो जाएगा के बराबर, चलो इधर देख लो, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 10, यानी प्लस का भी होगा और माइनस का भी हो सकता है, तब जाकर ये जो के का मान होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मान लो आप यहाँ पर रख रहे हो रूट 40 के का मान, तो इसका जब मूल्य निकालोगे क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों। प्लस का रखोगे तब भी आएगा और माइनस का रखोगे तब भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति में मूल कैसे होंगे। अब आपको मूल लिखा हुआ है इसमें, तो मूल होंगे, तो इसमें जब मूलों की प्रकृति निकालेंगे हम b² माइनस 4 ऐसे निकालेंगे। तो b का मान है 2 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और c का मान 3 है। तो देखो इसको हल करें आगे, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 इंटू रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24, तो 4 3 12 माइनस 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है डी का मान जो है, डी का मान वो क्या आया, छोटा आ गया 0 से। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। जो उत्तर होगा हमारा वो काल्पनिक होगा, या अवास्तविक भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसका विभक्तिकर का स्थान होगा। अब आपसे पूछा गया है विभक्तिकर, विभक्तिकर को हम d से दर्शाते हैं, तो वही होगा d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान हो गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान, x का गुणांक कितना है 1 और c का मान कितना है 1, तो ये हो गया 16 माइनस 4, तो ये हो गया 12। तभी विभक्तिकर कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके मूल है। अब हमें इसके मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल। तो मूल निकालने के लिए इसके गुणनखंड करना पड़ेगा, या फिर आप सीधे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले इसका गुणांक 1 है, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3, तो 2 और 3 5 और है, तो 5 लाना है अपने को। देखो x² माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको खोलेंगे हम, x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 बराबर 0। आगे देखिए यहाँ पर हम दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x का भाग देंगे इसमें तो x माइनस इसमें देंगे 2, इधर माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3 का भाग देंगे इसमें तो x माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, और 3 का भाग 6 में देंगे 2 बराबर 0। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, x माइनस 2 और इधर क्या आ रहा है x माइनस 3।
बराबर 0। आगे देखिए, अब जब हम मान लो x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं, जब x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान हो जाएगा वो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। और जब हम x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसके जो दो मूल है वो हो जाएंगे 2 और 3। 11 देखो, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखो, हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था दूसरी प्रश्नावली में कि शून्य दिया हुआ था और वहां पर k का मान पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको मूल दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी हमारे पास जो x है वो बराबर कितना है, 2 है। तो अब हम x बराबर क्या करेंगे, इसमें 2 रखने पर 2 रख देंगे, 11 के सुनिए, तो 2 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस a, फिर यहाँ पर 2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। तो 2 चौके 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। तो 8 और 6 हो गया 14 प्लस 2a बराबर 0। 14 उधर जाएगा तो 2a बराबर -14। तो a बराबर हो जाएगा -14/2 और a बराबर हो जाएगा -7। यानी हमारे पास जो a का मान है वो कितना है, -7 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, समीकरण 3√3x² 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, इसका विभक्तिकर खाली स्थान है। तो विभक्तिकरण अभी मैंने पहले भी निकाला था कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो अगर मान रखेंगे b का मान क्या है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर -4 इंटू 3√3 इंटू √3, तो ये हो गया 100 -4 × 12 और ये गुणा होकर हो जाएगा 3, तो 100 -24 और 12 × 36 और ये हो जाएगा 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 100 में से 30 गया 70, 70 में से 6 गया तो 64। यानी जो इसमें विभक्तिकर है वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब आपको इसमें विभक्तिकर पूछा गया तो विभक्तिकर का मान 64 होगा, डी का मान। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रकृति देता, मूल की प्रकृति या मूल होंगे, तब आपको प्रकृति बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है यदि, अब इसके मूल बराबर कब होंगे, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो। ये हमारे वेबसाइट पर भी आ गया सवाल। तो इसका स्थान में क्या आएगा, यदि b² - 4ac क्या हो, 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो d बराबर 0। ठीक है, ये हमारे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम बड़े प्रश्नों की ओर चलते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक वाले, जो 3 नंबर के सवाल आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक ही तरह में पड़ेगा हमारा समीकरण। तो मान लेंगे कि माना दूसरे वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। तो बताओ पहले वर्ग की क्या होगी,
तो पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी, पहले वर्ग की भुजा भाई दूसरे से कितनी है 4 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस 4 कर देंगे। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी x प्लस 4 सेंटीमीटर होगी। तथा दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर 800 है लेकिन आपको करेक्शन करना है 400 करना है। तो देखो प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 800 है प्रश्न में लेकिन आपको 400 करना है क्योंकि मिसप्रिंट हो गया, लिखने में दिक्कत हो गई। अब देखो वर्ग हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो एक वर्ग की भुजा तो है x, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है x प्लस 4 एक दूसरे वर्ग की भुजा तो इसका स्क्वायर। तो पहले वर्ग का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, बराबर कितना है 400। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूनी 8 एक्स हो गए बराबर 400। आप क्या करेंगे, ये दोनों समान है, घातें समान दोनों की, तो ये जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 8x को पहले ले लेंगे प्लस 16 और 400 इधर आएगा तो माइनस का 400 बराबर 0। घटाएंगे अब इसमें से तो 2x स्क्वायर आप बाद में ले सकते हैं तो 400 को क्योंकि 2 का कॉमन लेकर फिर जाएगा तो बाद में ले लेंगे चलो, प्लस 8x 400 में से 16 घटा दो माइनस का आएगा उत्तर है ना। तो घटाओ 400 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 390, कुछ 6 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 384 बराबर 0। अब सब में 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 एकम 2 2 नाम 18 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 का पक्षांतरण करेंगे, गुणा में ब्रैकेट से गुणा हो रखा है तो इधर जाएगा भाग में, यानी 2 के बटा में आएगा 0 के बटा में आएगा 2 तो ये उधर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 बराबर 0 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उधर जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 को 192 से गुणा करो 192। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड, 2 नाम 18 2 छिकी 12 2 दूनी 4 2 चौके 8 और 2 अंटे 16 फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौके 8 फिर ये हो गया 12 6 3 3 1। लाना कितना है हमें 4 लाना है, तो किन से 4 आएगा देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 8 दूनी 16 2 दूनी 4 4 ती 12, क्या इन दोनों से 4 आ रहा है तो हमारे जो गुणनखंड हो गए वो 16 और 12 हो जाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम क्या लिखेंगे 16 माइनस 12 लिख देंगे, 16x माइनस 12x माइनस 192 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 16 माइनस इन दोनों में 12 कॉमन आ रहा है, 12 का भाग देंगे तो ये x प्लस क्योंकि माइनस का भाग माइनस में देंगे ना प्लस हो जाएगा, 12 का भाग देंगे 12 एकम 12 यहाँ बचा 7 72 हो गया तो 12 छिकी 72। x प्लस 16 दोनों में आ रहा है कॉमन तो x प्लस 16 ले लेंगे और बाहर क्या बचा x इधर बचा माइनस का 12 इधर बचा है तो 2 ब्रैकेट हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे हम एक को x के बराबर रखेंगे, तो एक को x के बराबर रखते हैं तो क्या होगा देखो यहाँ पर जब x प्लस 16 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो एक मूल तो आ गया माइनस का 16। और जब x माइनस 12 बराबर 0
तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब आपको देखो भुजा दी हुई है, भुजा लंबाई में होती है तो लंबाई ऋणात्मक में होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम चूंकि लंबाइयाँ ऋणात्मक नहीं हो सकती, लंबाइयाँ जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा वो होगी x बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा दूसरे वर्ग की क्या माना था हमने, 4 अधिक है तो x प्लस 4 बराबर 12 प्लस 4 बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम वर्ग की भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। कोई डाउट क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो तो आप कमेंट कर दिए ना, ताकि मैं उसका दोबारा सॉल्यूशन डाल सकूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। देखो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो क्या हो 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो देखो ये दो संख्याएं हमारे पास 27 और 182। जब मान लो आपके पास दो संख्या है, मान लो दो संख्या है, दोनों का योग आपके पास 20 आ रहा है। यदि मान लो मैं एक संख्या को मान लूँ 7, तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। सबको पता है ये चीज। तो 13 कैसे आई, एक संख्या हमने माना हुआ 7 है, तो दूसरी 20 में से 7 घटाएंगे तभी तो आएगी 13। तो ऐसे हम 7 की जगह x मान लेंगे, तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ऐसे हमारे पास योग दिया हुआ 27, तो मान लेंगे कि माना एक संख्या तो क्या है x है और इनका जो योग दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, होगी ना इसे। अब प्रश्नानुसार देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो देखो अब दोनों गुणा करेंगे, एक x है दूसरी है x 27 माइनस x, और गुणनफल कितना है 182। एक सौ बयासी आ गया, 182। अब देखो आगे हमें गुणा करना है, 27 x हो जाएगा, फिर माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। एक्स स्क्वायर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा समीकरण कॉल करते समय। तो क्या करेंगे हम, इस दोनों को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर, ये उधर आगे ना बराबर के इधर पक्षांतर कर दिया हमने तो प्लस का हो गया, और 27 आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये इधर पहले से प्लस का है। अब इसका गुणांक एक करेंगे तो एक को 182 से गुणा कर लो तो 182 आएगा। गुणनखंड करेंगे हम इसके तो 2 नाम 18 2 एकम 2, तो 7 का भाग जाएगा 13 बार, तो 13 एकम 13। हमें टुकड़े करने के इसके 27 के, तो 27 कैसे आएगा, 2 7 14, 14 और 13 का जो योग है वो 27 होगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस
82। दोनों में कॉमन लेंगे हम x, तो ये हो गया x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, 0 बराबर हो गया x माइनस 14 और x माइनस 13। और जब x माइनस 14 बराबर 0, बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। और जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का और प्लस का 13 हो जाएगा। तो x के दो मान आ गए इसमें, एक 14 और एक 13। तो देखो क्या हमारा उत्तर सही है, दोनों संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है, तो 27 होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो। और आपको इनका गुणनफल करोगे ना 13 और 14 का, तो कितना आएगा, 182 आएगा। तो अब हमारे पास क्या लिखना है आखिरी में, अतः दोनों संख्याएं x बराबर 13 या 14 तथा 27 माइनस x बराबर, यह हो जाएगा 27 माइनस 13 रखते हो तो कितना आएगा 14, तथा 27 माइनस 14 रखते हो तो कितना आएगा 13। यानी कुल मिलाकर हमारे पास जो संख्या है वो 13 और 14 ही आ रही है दोनों, चाहे वो पहली संख्या 13 हो चाहे दूसरी संख्या 13 हो, तो दोनों ही उत्तर है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत पूर्णांक है, इनका गुणनफल दिया हुआ है 306। तो हमें दोनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देखो पूर्णांक संख्या आप जानते हो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की होती है, लेकिन आपको धनात्मक पूर्णांक बताना है। धनात्मक होता है 1 से स्टार्ट। तो अगर आप एक संख्या 1 ले रहे हो, देखो क्रमागत समझो आप, मान लो एक संख्या 5 है, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 6 होगी। लेकिन हमें एक ही चर में मानना है, मान लो ये 5 की जगह हमने मान लिया x, और इस 6 को हमने क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो इस 5 की जगह तो x आ गया, प्लस में 1 आ गया, तो दो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, एक तो x हो जाएगी, दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा सवाल है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। दोनों को मान लिया हमने, एक तो x है, दूसरा क्या है, x प्लस 1 है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का गुणनफल 306 है, तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो अब इनको गुणा कर लो, x ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 306। x गुणा होगा x से तो x स्क्वायर, x से गुणा होगा तो x बराबर 306। 306 का पक्षांतर कर दो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। एक है यहाँ पर, एक को 306 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306। इसके गुणनखंड करते हैं हम, तो ये हो गया 15 3, 153 हो गया। 153 से निकल रहा नहीं है, देखा भाग 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 1 51, फिर 3 का जाएगा 17, फिर 17 का जाएगा एक बार। तो अब हमारे पास देखो इस x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, देखा 2 3 6 6 3 18, 18 और 17 का अगर आपस में देखें तो 1 आ जाएगा इनसे, 18 में 17 घटाते 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा 18 माइनस 17, तो x स्क्वायर
प्लस 18x, क्योंकि प्लस का लाना है हमें तो बड़ी वाली संख्या प्लस के रखेंगे, माइनस का 17x माइनस 306 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो x ब्रैकेट x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x ये हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0। दोनों में x प्लस 18 कॉमन आ रहा है, तो इसमें भाग देंगे तो x बचेगा और माइनस इसमें बचेगा 17 बराबर 0। और जब x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 18, तथा जब दूसरी वाली लेंगे x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो हमें धनात्मक पूर्णांक बताना है, तो ये तो ऋणात्मक है ना, तो धनात्मक पूर्णांक क्या कितना हो गया, 17। तो अतः दोनों धनात्मक पूर्णांक x बराबर तो 17 तथा x प्लस 1, तो x का मान 17 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से आपको सवालों को हल करना है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कितना प्रश्न में दिया है उसी हिसाब से करने की कोशिश करें, फालतू दिमाग नहीं लगाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार कितना दिया हुआ है हमें पता नहीं है, तो आधार को x मान लेंगे और इसकी ऊंचाई क्या है, इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। कौन कौन सी, एक तो ये आधार और एक ये लंब, ऊंचाई दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो मान लेंगे कि माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज है तो हमें इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस में लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें, 13 सेंटीमीटर है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14x। अब देखो ये x स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, तो इसको भी उधर ले जाएंगे, फिर बाद में इधर 0 रख दो। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x पहले लिख दो प्लस का 49, और ये इधर आ गया माइनस का 169। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x
अब 49 में से घटाएंगे 169 को, कितना आएगा? 120 आएगा। सब में देखो 2 का भाग दे रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 0 बराबर 2 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा x², इसमें भाग देंगे 2 का तो हो जाएगा 7x, इसमें भाग देंगे 2 का तो 60 आ जाएगा। 2 इधर लाओ, 0/2, ये हो गया x² माइनस 7x माइनस 60, ये 0 हो गया। x² माइनस 7x माइनस 60, इसका गुणा कितना है? 1 है। अब देखो क्या करना है हमें, इस 1 को गुणा करना है 60 से, 60 आ जाएगा। 60 के गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मान लो 2 का भाग दिया तो 30 बार जाएगा, तो इन दोनों से 7 नहीं आ रहा, 4 का देंगे तो कितना आएगा? 15, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो भी 7 नहीं आ रहा। 5 का भाग देंगे तो 12, 12 में से 5 घटाएंगे 17 आ जाएगा। तो हमारा जो गुणनखंड होगा वो 12 और 5 होगा। देखो 0 बराबर x²। अब माइनस का लाना है हमें, तो माइनस कब आएगा? जब बड़ी संख्या माइनस की होगी तभी तो माइनस में आएगा ना। तो 12x पहले आ जाएगा और प्लस का 5x बाद में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का 60। आप चाहो तो 5 में से 12 को भी घटा सकते हो, इधर प्लस का 5 ले लो, उधर का माइनस का 12 ले लो। तो 0 बराबर x। अब इन दोनों में क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आ गया, इसमें बचा x माइनस का 12 प्लस 5, इसमें x माइनस 12, तो 0 बराबर x माइनस 12 और x प्लस 5।